हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हमने 4th चैप्टर फिनिश कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने जाना विश्व की जनसंख्या संरचना के बारे में। ठीक है बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे बहुचयनात्मक और अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर। आज हम पढ़ेंगे लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर। तो बच्चों, उठा लीजिए अपना पेन, बुक और नोटबुक और साथ में मेरे साथ में इन प्रश्नों को हल करते रहिए। ठीक है बच्चों, देखते हैं हम हमारा पहला लघुत्तरात्मक प्रश्न क्या कहता है। जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। बच्चों, हमने जाना था कि जनसंख्या संरचना के 5 घटक होते हैं: आयु वर्ग, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, व्यावसायिक संरचना और साक्षरता के बारे में। बच्चों, इसी के अंतर्गत एक टॉपिक था ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बारे में, जिसे हमने जनसंख्या संगठन भी कहा था। बेसिकली बच्चों, हम जब जनसंख्या के बारे में बात करते हैं तो हम उसके हर पक्ष के बारे में बात करते हैं। तो हम इसमें क्या मानते हैं कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के बहुत सारे उपभाग हैं और उनको हम इतने सारे उपभागों में पढ़ते हैं, जैसे कि साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, लिंगानुपात इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम इसका उत्तर। जनसंख्या संरचना या संगठन से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या संरचना या संगठन में किसी देश की नगरीय व ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। और जब बात हो रही है नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की, तो जनसंख्या के अंतर्गत बहुत सारे उपभाग भी आ जाते हैं, जैसे कि लिंगानुपात, धर्म, जाति, भाषा, साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय स्वरूप, आयु वर्ग इत्यादि। ठीक है बच्चों, तो आप इसके अंतर्गत इन सबको ऐड कर लेंगे: लिंगानुपात, धर्म और जाति, भाषा, साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण व नगरीय स्वरूप और आयु वर्ग को। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे साथ साथ इस उत्तर को नोट कर रहे होंगे। आदि के आधार के समावेशित आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना जनसंख्या संरचना या फिर जनसंख्या संगठन कहलाता है। बच्चों, आप इसे वृत्त आरेख बनाकर भी दर्शा सकते हैं। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं दूसरा लघुत्तरात्मक प्रश्न, जिसकी प्रश्न संख्या है 12 कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। बच्चों, हमने जाना था कि किसी भी समाज में पुरुषों और स्त्रियों के बीच का जो अनुपात होता है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी एक साधारण परिभाषा है। इसके अलावा हम इसे एक सूत्र के माध्यम से भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि विश्व के कुछ देश हैं, उन्होंने अलग सूत्र को माना और भारत देश में जो लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र है वो डिफरेंट है। तो हम इन दोनों सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, लिखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा कि जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच, ठीक है बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। कि किसी भी समाज में महिलाएं ज़्यादा हैं या पुरुष ज़्यादा हैं या दोनों की संख्या एक समान है। वैसे तो बच्चों, ऐसी आदर्श दशा बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में माना जाता है। बच्चों, ये जो फॉर्मूला है ये भारत जैसे देश में लागू होता है, और जो अन्य विकसित देश हैं जहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर इस प्रकार का सूत्र हमें देखने को मिलता है। तो देखते हैं कि ये क्या है। कुछ देशों में यह प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या द्वारा भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो। वहाँ यह निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, जैसे कि पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणा 1000। ठीक है, और हमने यहाँ पर लिखा है विश्व के संदर्भ में। विश्व के सारे देश इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं, लेकिन ज़्यादातर देश इस सूत्र का पालन करते हैं, अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। अब हम अंतर देखेंगे कि भारत में किस प्रकार के फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। बच्चों, भारत में स्त्रियों की जनसंख्या को हम अंश में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये अंश है और ये है हर। स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। जबकि विश्व के अन्य देश क्या करते हैं, पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या, है ना, उल्टा पुल्टा। तो आप नोट कर लेंगे कि भारत में स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000,
इस सूत्र से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। ठीक है बच्चों, जबकि विश्व के अन्य देशों में पुरुषों की जनसंख्या अंश में होती है और स्त्रियों की जनसंख्या वो होती है हर में, और गुणा कर दिया जाता है 1000 से, तो लिंगानुपात निकल कर सामने आ जाता है। तो आप नोट कर लेंगे दोनों प्रकार की व्यवस्थाओं को कि विश्व में इस सूत्र से लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है, जबकि भारत देश में लिंगानुपात ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लिंगानुपात का अर्थ समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं 13वां प्रश्न कि विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है। बच्चों, नगरीकरण का क्या अर्थ होता है? नगरीकरण का अर्थ होता है ऐसे क्षेत्र जहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में संलग्न होती है, उसे हम नगर कहते हैं। देखा था ना हमने नगर की परिभाषा। तो बच्चों, जो नगर होते हैं वहाँ पर शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा इत्यादि जो क्षेत्र होते हैं उच्च सुविधाओं से युक्त होते हैं। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की तरफ आने वाले प्रवासियों की संख्या ज़्यादा होती है और इसके फलस्वरूप जो नगर की जनसंख्या है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हम क्या देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से नगर की तरफ जो प्रवास होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे हम विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तीव्र होने का मुख्य कारण इन देशों में तीव्र गति से बढ़ती विकास की प्रक्रिया है। यानी कि जो नगर होते हैं वहाँ पर विकास की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है। इन देशों के लोग उच्च शिक्षा, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो शिक्षा की व्यवस्था होती है वो उच्च स्तर पर नहीं होती है। चिकित्सा सुविधाओं व रोजगार की प्राप्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं और कहाँ आना पसंद करते हैं? शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ देते हैं और शहरी क्षेत्रों की ओर आकर अपना स्थान ढूंढ लेते हैं। ये देश हाल ही में जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था को पार करके, ठीक है बच्चों, हमने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ा था और हमने देखा था कि प्रत्येक देश 5 अवस्थाओं से गुजरता है। ठीक है बच्चों, और जो प्रथम अवस्था थी उसमें क्या सिचुएशन होती है? उसमें होता है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इसके अलावा वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव भी रहता है। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादातर देश प्रथम अवस्था को पार करके द्वितीय व तृतीय अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे देश प्रथम अवस्था को छोड़ देते हैं वैसे वैसे वहाँ पर प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों की संख्या कम हो जाती है और द्वितीयक व तृतीय क्रियाकलाप में संलग्न लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो क्या देखा हमने? ये देश हाल ही में जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था को पार करके द्वितीय व तृतीय अवस्था की ओर अग्रसर हुए हैं। अतः एक विशाल प्रौढ़ आयु वर्गीय जनसंख्या। बच्चों, हमने क्या देखा? प्रौढ़ आयु वर्गीय जनसंख्या। हमने जब आयु वर्ग पढ़ा था तो क्या देखा था? 3 कैटेगरी देखी थी, बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। और वयस्क आयु वर्ग में भी हमने 2 डिवीज़न देखे थे, 15 से 34 वर्ष के और 35 से 64 वर्ष के। तो वो किस में आते हैं? प्रौढ़ आयु वर्ग में आते हैं। यानी कि 35 से 65 वर्ष के जो लोग हैं वो प्रौढ़ आयु वर्ग में आते हैं। और जो प्रौढ़ आयु वर्ग की जनसंख्या है वो नगरों में तीव्र वृद्धि से जाकर बसती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा प्रश्न क्या था कि विकासशील देशों में नगरीकरण की दर तेजी से क्यों बढ़ रही है? तो हमने क्या देखा? शिक्षा जो कि वहाँ पर उच्च स्तर पर उपलब्ध होती है, चिकित्सा की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं होने की वजह से वहाँ पर जो प्रौढ़ आयु वर्ग है वो वहाँ पर रहना पसंद करता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14 यानी कि 14। आयु संरचना का क्या महत्व है? बच्चों, किसी भी देश की आयु संरचना को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कि बाल आयु वर्ग, वयस्क आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग। और हमने क्या देखा कि जो वयस्क आयु वर्ग है वो विश्व में सर्वाधिक है, 66%। ठीक है बच्चों, यानी कि हम किसी भी देश की आयु वर्ग को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि वो जनांकीय संक्रमण की कौन सी अवस्था से गुजर रहा है।
क्या वो प्रथम अवस्था में है, क्या वो द्वितीय अवस्था में है, या वो पंचम अवस्था में पहुंच चुका है। ठीक है बच्चों, जैसे कि जापान और पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप के ज़्यादातर देश पंचम अवस्था से गुजर रहे हैं। और ये हम क्या देखकर पता लगा सकते हैं? आयु वर्ग को देखकर पता लगा सकते हैं। जैसे वृद्ध आयु वर्ग का प्रतिशत जितना ज़्यादा होगा वो पंचम अवस्था के देशों में हमें मिलेगा। ठीक है बच्चों, और यदि वहाँ पर प्रौढ़ आयु वर्ग या फिर वयस्क आयु वर्ग की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी तो हम क्या सोचेंगे कि ये देश विकासशील देश है। और यदि बाल आयु वर्ग हमें ज़्यादा मिलेगा तो हम क्या सोचेंगे कि ये अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले हैं, जिसमें आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ज़्यादातर देश। ठीक है बच्चों, हम आयु वर्ग के आधार पर किसी देश की जनसंख्या के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी और किस प्रकार की होगी। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसका उत्तर हम। आयु संरचना का महत्व। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्ग में लोगों की संख्या को दर्शाती है। अर्थात आयु वर्ग के अध्ययन से बच्चों, युवाओं और वृद्धों की कुल संख्या का आकलन किया जा सकता है। बच्चों, हम ये भी पता लगा सकते हैं आयु वर्ग के माध्यम से कि वहाँ पर कितनी कार्यशील जनसंख्या है और कितनी आश्रित जनसंख्या है। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे हम, इससे किसी देश या प्रदेश की कार्यशील जनसंख्या का वर्ग कौन सा होता है? 15 से 64 वर्ष वाला। उसी प्रकार आश्रित जनसंख्या दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बाल आयु वर्ग और दूसरी होती है वृद्ध आयु वर्ग। यानी कि बाल आयु वर्ग और वृद्ध आयु वर्ग दोनों ही किस पर निर्भर होते हैं? कार्यशील जनसंख्या पर निर्भर होते हैं और 15 से 64 आयु वर्ष वाले लोग होते हैं। ठीक है बच्चों, श्रम शक्ति एवं रोजगार की स्थिति का पता चलता है। इसकी सहायता से भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान भी लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आयु संरचना से ही भविष्य में किसी देश के विकास या विकास से पुनः पिछड़ेपन की स्थिति निर्धारित हो सकती है। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, यदि किसी देश में बाल आयु वर्ग की संख्या का प्रतिशत ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो देश विकास की अवस्था में पिछड़ा हुआ है। तो नोट करेंगे हम, आयु संरचना से ही भविष्य में किसी देश के विकास या फिर विकास से पुनः पिछड़ेपन की स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। जिन देशों में बच्चों और युवाओं की संख्या अधिक होती है वहां भविष्य में मानव संसाधन तथा देश का भविष्य उज्जवल माना जाता है। क्यों बच्चों? क्योंकि आने वाले समय में ये लोग वयस्क आयु वर्ग का भाग हो जाएंगे और वयस्क आयु वर्ग क्या होता है? कार्यशील जनसंख्या का भाग होता है। आयु संरचना किसी देश के आर्थिक स्वरूप को भी दर्शाती है। तो बच्चों, ये था हमारा उत्तर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, जो है निबंधात्मक प्रश्न। प्रश्न संख्या 15, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। बच्चों, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था और हमने जाना था कि किसी भी क्षेत्र में आजकल गांवों से नगरों की ओर पलायन हो रहा है और अब जनसंख्या विश्व स्तर पर यदि हम देखें तो विश्व की 50% आबादी कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। बच्चों, हमने बहुत सारी टेबल्स के माध्यम से भी इस उत्तर को पहले समझा था। एक बार और देख लेते हैं कि सबसे पहले यदि हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे तो क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि नगरीय जनसंख्या का स्वरूप कैसा है विश्व स्तर पर और महाद्वीपों के स्तर पर। ठीक है बच्चों, फिर हम तुलना करेंगे कि विश्व में नगरीय जनसंख्या की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, आगे हम इसका उत्तर देंगे तीसरे बिंदु के अंतर्गत कि महाद्वीपों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और महाद्वीपों के अनुसार नगरीय जनसंख्या कितनी है। तो बच्चों, जब आप प्रश्न संख्या 15 जिसका प्रश्न है जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इन 4 बिंदुओं के अंतर्गत इसका वर्णन करेंगे। और आपको पता है कि ये निबंधात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक प्रश्नों को आप अच्छे खासे अंक लेने के लिए क्या करेंगे? बहुत अच्छा सा उत्तर लिखेंगे, बहुत अच्छा सा वर्णन करेंगे। तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर लिखना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप क्या देंगे? एक परिचय देंगे कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या होती क्या है।
ठीक है बच्चों, इसके बाद में आप पहला बिंदु बनाएंगे जिसमें लिखेंगे कि नगरीय जनसंख्या का क्या स्वरूप है। ठीक है, और इस प्रकार से इसका उत्तर देकर दूसरे बिंदु पर आएंगे और एक टेबल भी आप इस प्रकार के बना सकते हैं। बच्चों, जब हम हमारा टेबल के माध्यम से कोई उत्तर दिखाते हैं तो परीक्षक को उत्तर बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, फिर हम दूसरा बिंदु लिखेंगे कि विश्व में नगरीय जनसंख्या की कुल संख्या कितनी है, इसके भविष्य के पूर्वानुमानों के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगला बिंदु होगा महाद्वीपों में ग्रामीण जनसंख्या का क्या स्वरूप है। ठीक है, उसी प्रकार चौथा बिंदु होगा कि नगरीय जनसंख्या का क्या स्वरूप है और आप इस तरीके से टेबल बनाकर और इसका वर्णन करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पर। यह भी निबंधात्मक प्रश्न है कि लिंग संरचना द्वारा प्रकट की जाने वाली विश्व जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बच्चों, लिंग संरचना का क्या तात्पर्य है, यानी कि पुरुष और स्त्रियों के लिंगानुपात से हमारा तात्पर्य है कि पूरे विश्व भर में स्त्रियों की क्या दशा है, क्या पुरुष अधिक है या महिलाएं अधिक है किसी भी देश में या विश्व स्तर पर। तो बच्चों, हम यहाँ पर इस प्रकार से 7 बिंदु बना लेते हैं और 7 बिंदुओं के अंतर्गत इस उत्तर का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला बिंदु क्या होगा, स्त्री और पुरुषों की संख्या का पता चलना। यानी कि हम ये देखेंगे कि पूरे विश्व में और अन्य महाद्वीपों में स्त्री और पुरुषों की क्या स्थिति है और उनकी क्या संख्या है। अगला बिंदु होगा हमारा पुरुष और स्त्रियों के मध्य संतुलन का सूचक होना। यदि बच्चों किसी भी देश में या महाद्वीप में किसी क्षेत्र में पुरुष और स्त्रियों के मध्य का जो लिंगानुपात होता है, यदि वो संतुलित होता है तो हमें ये पता है कि उस देश की आर्थिक विकास का जो स्तर है वो अच्छा है, साक्षरता का भी स्तर अच्छा है, तभी तो वहाँ पर पुरुष और स्त्रियों की जो संख्या है वो समान है। और यदि वो असमान होती है तो हमें पता लग जाता है कि वो देश अभी भी अल्प विकसित है और विकासशील देश है। ठीक है बच्चों, तीसरा है लिंगानुपात का महिलाओं के प्रतिकूल होना। यदि किसी देश में या महाद्वीप में लिंगानुपात महिलाओं के लिए प्रतिकूल है तो इसका क्या अर्थ है कि वहाँ पर महिलाओं का स्थान दोयम दर्जे वाला है, वहाँ पर अभी भी महिलाओं को प्राथमिकता नहीं मिल रही है और वो पुरुष प्रधान समाज है। उसी प्रकार अगला बिंदु होगा महाद्वीपों के अनुसार लिंगानुपात। पांचवा बिंदु होगा ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात में अंतर। हम ये देखते हैं बच्चों कि ग्रामीण और नगरीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर लिंगानुपात में अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो लिंगानुपात होता है वो पुरुषों के पक्ष में होता है और नगरीय क्षेत्रों में पुरुषों के पक्ष में तो होता है, लेकिन उतना ज़्यादा अंतर नहीं है जितना कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसका बड़ा कारण क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत कम है जबकि नगरीय क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत अधिक है और लोग अब भेदभाव नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो छठा बिंदु है वो है विभिन्न देशों में लिंगानुपात में अंतर। और 7वां प्रश्न है वैश्विक स्तर पर पुरुष प्रधानता। बच्चों, यदि हम पूरे विश्व स्तर की भी बात करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि विश्व स्तर पर पुरुषों की प्रधानता है और महिलाओं की कमी है। ठीक है बच्चों, तो ये 7 बिंदु होंगे आपके और इन 7 बिंदुओं के अंतर्गत आपको इनका वर्णन करना है। देखते हैं बच्चों, ये देखिए ये एक परिचय है कि किस प्रकार से हमें उत्तर को प्रारंभ करना है। इसके बाद में हम हमारा पहला बिंदु लगाते हैं स्त्री और पुरुषों की संख्या का पता चलना। फिर दूसरा बिंदु पुरुष और स्त्रियों के मध्य संतुलन का सूचक होना। तीसरा बिंदु होगा हमारा लिंगानुपात का महिलाओं के प्रतिकूल होना। और बच्चों इसके अंतर्गत हम बहुत सारे पॉइंट्स लिखेंगे जैसे कि लिंग भेदभाव, लिंग अनुपात और स्त्रियों के प्रतिकूल होना और स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा की प्रथा भी प्रचलित होती है। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु होगा हमारा महाद्वीपों के अनुसार लिंगानुपात। ठीक है बच्चों, 5वां बिंदु होगा हमारा ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात में अंतर का। उसी प्रकार छठा बिंदु होगा विभिन्न देशों में लिंगानुपात में अंतर और इसके अंतर्गत हमने 3 कैटेगरी बनाई है, सॉरी बच्चों 4 कैटेगरी बनाई है। अत्यधिक स्त्री अधिकता वाले देश, अधिक स्त्री अधिकता वाले देश, पुरुष अधिकता वाले देश और अत्यधिक पुरुष अधिकता वाले देश। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार 7वां और अंतिम बिंदु होगा वैश्विक स्तर पर पुरुष प्रधानता। ठीक है बच्चों, तो ये 7 बिंदु हो जाएंगे आपके
और इन सातों बिंदुओं के अंतर्गत आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आंकिक प्रश्न। 17वां प्रश्न है ये, विश्व लिंगानुपात के आंकड़ों को दंड आरेख में प्रदर्शित कीजिए। बच्चों, ये सारणी दी हुई आएगी। ये प्रश्न आपके प्रायोगिक पुस्तिका से भी संबंधित है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। बच्चों, ये देखिए हमारे सामने एक सारणी दी हुई है जिसमें विश्व लिंगानुपात के आंकड़े दिए हुए हैं। जैसे कि विश्व भर में लिंगानुपात कितना है, 983, एशिया में 964, अफ्रीका में 999, यूरोप में 1055, लैटिन अमेरिका में 1033। आपको याद है लैटिन अमेरिका कौन से देश होते हैं? दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के वो देश जहाँ पर फ्रांसीसी और पुर्तगाली भाषा ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार उत्तरी अमेरिका में 1029 और ओशेनिया में 1000। तो हम क्या करेंगे, इसका एक डायग्राम बनाएंगे इस प्रकार से। आप इसे चाहें तो ग्राफ के माध्यम से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो कंप्यूटर में एक एक्सेल करके प्रोग्राम होता है, उसमें इन आंकड़ों को डालकर आप क्या बना सकते हैं, एक दंड आरेख बना सकते हैं। यहाँ पर आपको दंड भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके आधार में क्या आ जाएंगे, विश्व और महाद्वीपों के नाम, और इसके शीर्ष पर आ जाएंगे इस प्रकार से 900 से स्टार्ट करके 1080 तक, क्योंकि हमारा जो मिनिमम पॉइंट है वो कितना है, 964 है। तो हमें सबसे निचला बिंदु क्या लेना होगा, हमें 900 लेना होगा। बच्चों, हम यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, डार्क कलर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, और सबसे अधिकतम क्या है, 1055, और वो कहाँ पर है, यूरोप महाद्वीप में है। और तो हमने अंतिम बिंदु क्या ले लिया, 1080 ले लिया है, और यहाँ पर 900 ले लिया है। तो हम क्या दिखाएंगे कि जो विश्व स्तर है, विश्व स्तर पर कितना है, 983 है। तो हमने क्या किया, विश्व स्तर पर ये देखिए 920, 940, 960, 980। ठीक है बच्चों, फिर आता है 1000, 1020, 1040, 1060 और 1080। आपने कक्षा 10 में भी ग्राफ के माध्यम से इस प्रकार के आरेख तो ज़रूर बनाए होंगे, तो आपको बिल्कुल कठिनाई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि विश्व स्तर पर 983 है, और ये आप देखिए 980 से थोड़ा सा ऊपर है। उसी प्रकार एशिया महाद्वीप का भी देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप में है 964, तो हम क्या देखते हैं कि 960 से थोड़ा सा ऊपर है। उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में कितना है, 999। तो जो अफ्रीका का दंड है वो कहाँ होगा, 1000 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार देखें हम यूरोप महाद्वीप का कितना है, 1055। तो ये दंड कहाँ तक जाएगा, ये देखिए बच्चों, ये 1060 वाली लाइन है, और 1060 से आधा है 1055 पे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैटिन अमेरिका में 1033 है। तो ये देखिए बच्चों, लैटिन अमेरिका में 1040 से ये नीचे है 1033 पर। उत्तरी अमेरिका में 1029 है। ये देखिए बच्चों, ये है उत्तरी अमेरिका का दंड, और ये देखिए ये 1020 वाला बिंदु, और आप देख सकते हैं कि 1000 बिंदु से 20 से ऊपर है 1029। उसी प्रकार बच्चों ओशेनिया में है फिक्स 1000, यानी देखा जाए तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष का जो अनुपात है वो बिल्कुल अनुकूल है। ठीक है, तो ये रहा ओशेनिया, और ये रहा 1000 का बिंदु, और बिल्कुल 1000 पर ये समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं, दंड आरेख कहते हैं, और आपको प्रायोगिक परीक्षा में भी ये काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा भाग संख्या 7। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।